Good morning, my dear viewer. टास्क द एकेडमिक सॉल्यूशन कियोस्क। कुछ समय से बच्चे अब नए सत्र में प्रवेश करने के लिए जागरूक हैं, कुछ इच्छुक हैं, कुछ संदेह उनके दिमाग में आ रहा है कि हम नए सत्र में कौन से कोर्स में एडमिशन लें, क्या करें, हमारा किस क्षेत्र में और किस विषय में, किस कोर्स में हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। जैसा कि 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आ गए हैं और कुछ रिज़ल्ट्स अभी आने बाकी हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को आज लूँगा। जैसा कि एक प्रश्न पूछा है कि आई एम 10th पास स्टूडेंट, वेयर टू टेक एडमिशन। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई स्टूडेंट 10th पास हो या 12th पास हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे लिए कि 10th पास स्टूडेंट और 12th पास दोनों स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, आपके पैरामेडिकल और आपके जो है एग्रीकल्चर, इन सभी तरह के क्षेत्रों में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे 10th पास स्टूडेंट की मैं बात करूं, जैसा कि प्रश्न के अनुसार 10th पास स्टूडेंट की बात करूं, तो 10th पास स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, जो कि डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जिसको कहा जाता है। मेडिकल में अगर कहें तो पैरामेडिकल कोर्स के बारे में है, पैरामेडिकल कोर्स में जा सकते हैं, जैसे कि DMLT है, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। कुछ एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी हैं, एग्रीकल्चर के काफ़ी स्कोप हैं आज की डेट में, डिप्लोमा एग्रीकल्चर। उसी प्रकार से 10+2 जिन बच्चों ने 10+2 किया हुआ है उनके लिए और अवसर बढ़ जाते हैं। उसके लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी, इन सभी क्षेत्रों में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में बीटेक में जा सकते हैं। बीटेक 4 वर्ष का कोर्स किया जा सकता है। जैसे 4 वर्ष के कोर्स के साथ साथ बीटेक के अलावा बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी किया जा सकता है। बीटेक वाले जो बच्चे हैं 10+2 करने के बाद बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष में लैटरल एंट्री में भी प्रवेश लिया जा सकता है। और जो 10+2 बायोलॉजी से पास हैं वो आपके फार्मेसी और मेडिकल के क्षेत्र में, जैसा पैरामेडिकल और मेडिकल, पैरामेडिकल में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। BMLT मैंने BSc MLT, BMLT जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री और फिजियोथेरेपी, और जैसे फॉरेंसिक साइंस और भी कुछ कोर्सेज हैं, नर्सिंग, जिसमें कि वो प्रवेश ले सकते हैं। राइट। आपको एक विशेष जानकारी और देना चाहूँगा कि जो 10+2 मैथमेटिक्स से किए हैं वो फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, व्हाट पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओके, सो जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले मेरा व्यक्तिगत आपको सजेशन ये रहेगा कि पहली प्रायोरिटी दें कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि यदि गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जिससे कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो गवर्नमेंट की मिलेगी, भारत सरकार की। जैसे कि UPTU की बात करें, टेक्निकल कोर्स के लिए UPTU से एफिलिएटेड है। उस तरह के डिप्लोमा के हैं तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड हो। उसी तरीके से यदि फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबद्ध जो संस्थाएं हैं उससे संबद्ध संस्थाओं से एडमिशन लिया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत, मेरा आपका सजेशन होगा, आपका ओन डिसीजन है। सेकेंड वन, जब बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, जैसा कि अब बहुत अच्छे अवसर आ गए हैं। पहले क्या होता था कि एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक रीजन में कुछ लिमिटेड कॉलेजेस हुआ करते थे, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते थे। आज अपार संभावनाएं हैं एडमिशन के लिए। बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, या उनके लिए एक सुविधा हो गई है कि आपके अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एक व्यवस्था बन गई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गई हैं। लेकिन उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे
कि यदि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये एक संस्था है जिसमें कि पूरे देश भर के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जिनको कि आपको मान्यता मिल चुकी है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ को ध्यान रखें कि AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, एक एसोसिएशन है, उसमें उनकी मेंबरशिप है कि नहीं। कुछ और ये तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसकी गुणवत्ता, उस विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और बढ़ जाती है यदि वो संस्था व विश्वविद्यालय NAC एक्रेडिटेड है, NAC से एक्रेडिशन है, NIRF से एक्रेडिशन है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से। हालांकि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। कई बार ये कंफ्यूजन बच्चों में भी, अभिभावक में आता है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से क्या विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है। लेकिन आपको ये ध्यान देने वाली बात है, किसी भी विश्वविद्यालय को यदि कोई कोर्स चला रहे हैं, वो एक ऐसी संस्था है जिसके भीतर किसी भी तकनीकी कोर्स को चलाने की पूरी अनुमति होती है। उसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की विशेष मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसी प्रकार से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी कोर्स के लिए मान्यता की आवश्यकता होती है, ऐसी संस्था जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो, उसमें एडमिशन लें। फिर आते हैं जैसे कि बच्चे कुछ हमारे LLB, आज की डेट में 10+2 के बाद LLB करने के लिए भी बच्चे जा रहे हैं, जिसमें क्लैट की परीक्षा कुछ बच्चों ने दिए होंगे और आने वाले समय में क्लैट की परीक्षाएं होती हैं। उसमें क्या है कि वो BCI से मान्यता प्राप्त हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न के उत्तर संतोषजनक मिल गए होंगे। फिर भी यदि कोई इस संबंध में कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न मैं उठाता हूं, व्हाट अदर्स पॉइंट्स टू बी कंसीडर। हमारे एक अभिभावक ने रमेश प्रसाद जी ने पूछा है कि अगला प्रश्न कि हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक और विशेष संस्था, चूंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो एक चीज और जरूर देख लें, क्योंकि एक बार बच्चे का एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि एक बार समय चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, लेकिन समय दोबारा नहीं आ पाएगा। जिंदगी के महत्वपूर्ण समय आप दे रहे हैं, बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो इसलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख लें। स्टूडेंट पेरेंट्स फीडबैक, किसी भी बच्चे का उस यूनिवर्सिटी में, उस विश्वविद्यालय में, उस कॉलेज में, उस संस्था में जाकर के कुछ उन बच्चों से फीडबैक ले लें कि क्या उस संस्था की क्या गुणवत्ता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रयोगशालाएं हैं, प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती है। दूसरा, वहाँ पर उचित मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध है कि नहीं, लाइब्रेरी की सुविधा प्रॉपर है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे खेल कूद की व्यवस्था या एक्स्ट्रा करिकुलर की आवश्यकता होती है बच्चों को, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए समुचित व्यवस्था है कि नहीं है। उसके बाद हमारे लिए एक प्रश्न आया है कि हमारा कॉलेज घर से बहुत दूर पड़ता है, जो हमारी जानकारी में उसकी गुणवत्ता अच्छी है, पर मैं उसमें प्रवेश किस प्रकार से ले सकता हूं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आपकी बहुत ही भारत वैसे ही महापुरुषों का देश है। एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में जन्म लिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू लंदन में जाकर के पढ़ाई की अपनी अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई के लिए। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री, वो भी हमारे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री आपको पता होगा कि मुगलसराय में रहते थे, और वो जो है नदी पार करके प्रतिदिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रवेश पढ़ने के लिए जाते थे। तो इस तरीके से अपने क्षेत्र को, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके भी अगर दूरी हो तो उसको वहन करना चाहिए, जिससे कि आपका भविष्य आप सुरक्षित रहें। कुछ बच्चों ने पूछा है कि स्कॉलरशिप या फीस हमारे
ज़्यादा है तो उसमें हम क्या करें। देखिए, सरकार आपको, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार हर तरीके से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद कर रही है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को उन सभी सुविधाओं का उचित प्रयोग करना चाहिए, उचित उसका फॉर्म भर करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि स्कॉलरशिप सभी छात्रों को मिलता है जो योग्य हैं। शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस कुछ प्रश्नों के साथ में विराम देता हूं। किसी और प्रकार से प्रश्न प्रवेश से संबंधित या एकेडमिक से संबंधित यदि आपके दिमाग में आता है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ करके हमसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का समुचित व्यवस्था और समुचित प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ताश दी एकेडमिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। भविष्य में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।